एक 19 साल की लड़की जो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलती है, पर उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। ज़रा सोच करके देखिए कि अगर कोई जवान बेटी अचानक अपने घर से गायब हो जाए, उसके माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी। उसके माता पिता थाने में भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पर आखिरकार 38 दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है चंडीगढ़ प्रदेश की। चंडीगढ़ का एक शहर पड़ता है पंचकूला, और इसी पंचकूला का एक थाना पड़ता है मनसा देवी। बात कर रहा हूँ मैं 27 अप्रैल की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल इसी मनसा देवी थाने के अंतर्गत सेक्टर 5 में मजदूरों ने अपनी कुछ झुग्गियाँ बना रखा है। इन्हीं झुग्गियों की कुछ महिलाएं सुबह सुबह जंगल में जब लकड़ियां काटने के लिए जाती है तो देखती है कि जंगल में आग जल रहा है। आग के नज़दीक जब जाती है तो वहां का नज़ारा देख वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए वहां से भागते दौड़ते वापस फिर से झुग्गी में आती है और आकर के लोगों से बताती है कि दरअसल जंगल में एक मानव शरीर जल रहा है। झुग्गी के लोगों को जब मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही उस मानव शरीर के जलते हुए देखते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक वो डेड बॉडी लगभग पूरी तरीके से जल चुका था। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पर पुलिस को एक बोरी बरामद होती है। साथ ही साथ वहाँ पे एक दोपहिया वाहन के आते जाते हुए टायर का निशान दिखाई देता है। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए एरिया के तमाम थानों में उसका फ़ोटो ही नहीं सर्कुलेट करती है, बल्कि अगले दिन पेपर अखबारों में भी छपवाती है। उसके फ़ोटो का प्रिंट आउट करा करके गली मोहल्ले में भी चिपकवाती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 29 अप्रैल को एक व्यक्ति रोते बिलखते थाने में पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम ललन प्रसाद है और मैं इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। दरअसल पेपर में जिस महिला का फ़ोटो छपा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, जिसका नाम है गुरप्रीत कौर। ललन जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उससे कहती है कि पहले डेड बॉडी को देख लो, क्योंकि डेड बॉडी लगभग पूरी तरीके से जल चुका है। पुलिस जब ललन को लेकर के मोर्चरी में जाती है तो ललन अपनी पत्नी प्रभा को भी साथ में लेकर के जाता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को ललन और उसकी पत्नी को दिखाती है, पति पत्नी डेड बॉडी को देखकर पहचान लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी गुरप्रीत है। आखिरकार गुरप्रीत की शिनाख्त हो जाती है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि गुरप्रीत के शरीर पर किसी तेजधार हथियार से कई बार वार ही नहीं किया गया था, बल्कि वो 5 महीने के प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस जब इस बारे में ललन से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, इस पे ललन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के प्रेमी सुरेंद्र ने किया है। सुरेंद्र जो इंदिरा ही कॉलोनी का रहने वाला है। ललन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी और सुरेंद्र दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सुरेंद्र मेरी जाति बिरादरी का नहीं था। मैंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया था, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन 23 मार्च को सुबह सुबह जब अपने स्कूल के लिए निकली, उसके बाद से 2 दिनों तक घर ही वापस नहीं आई। हालांकि 2 दिन तक जब घर वापस नहीं आई, हमने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी गुरप्रीत सुरेंद्र के साथ कई बार घर से भाग चुकी थी। लेकिन जब भी घर से बाहर गई थी, 2 दिनों के अंदर ही घर वापस आ गई थी। पर इस बार जब 2 दिनों के बाद घर वापस नहीं आई, हमने अपने रिश्तेदारों में हर जगहों पे पूछताछ किया, पर बावजूद इसके गुरप्रीत का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं थाने में जाकर उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया हूँ। ललन जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस ललन के तहरीर पे सुरेंद्र के नाम पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है।
उसके बाद से पुलिस अब सुरेंद्र के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अगले दिन 30 अप्रैल को पुलिस को एक जोरदार का झटका लगता है। दरअसल 30 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे के आसपास अचानक गुरप्रीत थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब गुरप्रीत को देखती है तो देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। गुरप्रीत पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैंने ये खबर अखबार में पढ़ा है, जैसे मुझे मालूम चला है कि पुलिस मेरी मौत की खबर पेपर में छाप रही है और सुरेंद्र को परेशान कर रही है, इसीलिए मैं थाने में आ गई। गुरप्रीत जब ये सारी बातें पुलिस से बताती है तो इसे सुनने के बाद पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार फिर वो मरने वाली महिला कौन थी। इसीलिए पुलिस अब गुरप्रीत के माता पिता को फिर से थाने में बुलाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इस पे ललन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब जब मैंने डेड बॉडी को देखा तो उसका नाक और हाथ देख करके मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी ही बेटी गुरप्रीत है। ललन इतनी सी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है। ललन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब ये केस पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है। आखिरकार पुलिस अब उस महिला के बारे में पता लगाने के लिए फिर से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब थोड़ी सी अपनी कोशिश करती है, आखिरकार 3 मई को पुलिस को उस महिला के बारे में मालूम चल जाता है। दरअसल उस महिला का नाम है आरती। आरती जो सूरजपुर की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम है ऋषिपाल। पुलिस जब ऋषिपाल के घर पे पहुंचती है और आरती के बारे में पूछताछ करती है तो ऋषिपाल कहता है कि साहब मेरी बेटी 26 अप्रैल को शाम के वक्त घर से निकली थी, उसके बाद से घर ही वापस नहीं आई। पुलिस ऋषिपाल से पूछताछ करती है कि तुमने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। इस पर ऋषिपाल कहता है कि साहब मैंने अपनी तमाम कोशिश कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके आरती के बारे में कुछ नहीं मालूम चला। आरती जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी एक 11 साल की बेटी भी है, लेकिन पिछले 4 सालों से आरती अपने माता पिता और भाइयों के साथ ही रहती है। दरअसल आरती के अपने पति से बनता नहीं है, इसीलिए करीब 4 साल पहले अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहती है। ऋषिपाल जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस अब आरती का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे आरती पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद के नाम पर रजिस्टर्ड है। आनंद जिसकी उम्र है 26 साल, जो चेक टाउन का रहने वाला है। पुलिस जब आनंद के मोबाइल का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि 26 अप्रैल को आनंद के मोबाइल का लोकेशन भी वहीं पे दिखाता है जहां पे आरती का डेड बॉडी मिला था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब 3 मई को आनंद के घर पे पहुंच जाती है और वहां से आनंद को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर आनंद से आरती की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन आनंद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आरती के पिता भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 9 महीने पहले। आनंद भी जो बिल्कुल आरती के जैसा ही है। आनंद भी ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी से नहीं बनता है, इसीलिए आनंद भी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अकेले ही रहता है। करीब 9 महीने पहले एक दिन आरती अपने भाभी के साथ मार्केट के एक शोरूम में जाती है कपड़े खरीदने के लिए। उसी कपड़े के दुकान में आरती की मुलाकात आनंद से होती है। आनंद जो उसी कपड़े के दुकान में जॉब करता है। पहली बार आनंद और आरती की जब मुलाकात होती है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद से अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे ही दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद से फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते जब दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं तो मालूम चलता है कि दोनों ही एक ही राह पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से आनंद और आरती एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इतना करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से अक्सर घर के बाहर एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आरती और आनंद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन बावजूद इसके दोनों के परिवार वाले इसका विरोध नहीं करते हैं। इसलिए अब आनंद आरती को अपने घर पे भी बुलाने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आरती और आनंद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब आरती आनंद से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी इसी बीच आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि जब प्रेग्नेंट होती है, आरती बेहद ही खुश होती है और ये खुशखबरी आनंद को भी देती है। लेकिन आनंद को जब मालूम चलता है कि आरती प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आरती अब आनंद से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी की जब बात कहती है, आनंद उसे समझाते हुए कहता है कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए।
जैसे ही थोड़े दिन का और वक्त गुजर जाता है, आरती फिर से जब आनंद से शादी करने के लिए बात कहती है, अब आनंद शादी करने से इनकार करने लगता है। दरअसल आनंद जो आरती से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। इधर आरती को जब एहसास होने लगता है कि आनंद उसे शादी नहीं करना चाहता है, अब आनंद के ऊपर दबाव डालने लगती है। जब दबाव डालना शुरू करती है, आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक दिन आरती को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है, तुम्हारा और भी न जाने कितने लोगों के साथ में अवैध संबंध चल रहा होगा। जैसी इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर आरती एकदम से गुस्से में आ जाती है। उसके बाद से आनंद से बातचीत करना बंद कर देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 5 महीने का समय गुजरता है, जिस वजह से आरती का बच्चा 5 महीने का हो जाता है और उसका शरीर भी बदलने लगता है, जिस वजह से आरती अब काफ़ी चिंतित हो जाती है और फिर से आनंद के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इस कदर से दबाव डालती है कि आनंद भी अब समझ जाता है कि आरती उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसीलिए अब आनंद आरती को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर आरती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 26 अप्रैल को शाम के वक्त आरती को अपने घर पे बुलाता है। शाम के वक्त आरती जब आनंद के घर पे पहुंचती है, उस वक्त आनंद का छोटा भाई आज़ाद भी घर पे ही मौजूद था। जब घर पे पहुंचती है, आनंद आरती को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपना अबॉर्शन करा लो, लेकिन आरती कहती है कि अब ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं अगर ऑपरेशन कराऊंगी तो मेरे जान का खतरा हो सकता है, बेहतर है हम शादी कर लेते हैं। आनंद जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, आरती जब उसकी बात नहीं मानती है, आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने घर में ही आरती की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करता है। इस तरीके से पिटाई करता है कि आखिरकार आरती बेहोश हो जाती है। आरती जैसे ही बेहोश हो जाती है, उसके बाद से आनंद अपने भाई के साथ मिलकर आरती की गला दबाकर हत्या कर देता है। आरती की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से आनंद अपने घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार लेकर आता है और उस हथियार से आरती के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। आरती की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों भाई मिल करके आरती की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसके डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं और रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास आरती की डेड बॉडी को उसी के स्कूटी पर लेकर के अपने इलाके से निकल पड़ते हैं और सीधे मनसा देवी के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पे सुनसान जगह मिलती है, दोनों मिलकर के आरती की डेड बॉडी को जंगल में ही फेंक देते हैं। फिर आरती की स्कूटी लेकर नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और टंकी फुल करवा कर आते हैं। टंकी फुल कराने के बाद फिर से जंगल में आते हैं और स्कूटी के टंकी से कुछ पेट्रोल निकालते हैं और उसी पेट्रोल को आरती के शरीर पर छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से दोनों अपने घर चले आते हैं। वाकई में आनंद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस आनंद के तहरीर पर उसके भाई आज़ाद को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है शिव कुमार। शिव कुमार जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं फरहद अंसारी। फरहद अंसारी जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं नरसी राम बिश्नोई। नरसी राम बिश्नोई जो अपना एड्रेस नहीं दिए हैं। लास्ट मेरे व्यूवर है मोहम्मद मेराज। मोहम्मद मेराज जो दुबई में रहकर अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।